ये पुलिस सिर्फ दोहन के लिए, शोषण के लिए लोगों पर दबाव डालती है, मतलब उनको परेशान करती है। अपराधी तो बहुत सारे हैं, अपराधियों को इनकाउंटर करें ना। आप अगर इतना सारा रोज रोज आपराधिक घटनाएं घट रही है, आखिर क्यों? उसमें पुलिस कहाँ चली जाती है? कहीं न कहीं वह पुलिस के संरक्षण में वो अपराधी होता है, जिसके कारण वह इतना अराजक होकर के इस घटना को अंजाम देता है। अक्सर यह देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जब से आरा में जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, उसके बाद से MIT मुजफ्फरपुर में जो 19 साल पहले एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 युवक को जो है वो मार दिया गया था, उसकी चर्चा हो गई। और आखिर ये मुजफ्फरपुर से आरा का लिंक क्या है? SDPO राजेश शर्मा, इनका नाम के पीछे जो चल रहा है, इसके नाम के ऊपर जो चर्चा चल रही है, इसका मुजफ्फरपुर MIT एनकाउंटर से क्या कनेक्शन है? चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आरा इनकाउंटर अलग मामला है, मुजफ्फरपुर इनकाउंटर अलग मामला है। अब आरा से मुजफ्फरपुर का कनेक्शन जोड़ने की जो बात आ रही है, उसमें जो आरा के इनकाउंटर मैन है, मास्टर माइंड जो है आरा में, जो SDPO अभी वहाँ वर्तमान में थे, क्या कहते हैं, राजेश शर्मा। वह राजेश शर्मा 2007 में जो MIT के समीप घटना घटी थी, इनकाउंटर का रूप दिया गया था, उसके मास्टर माइंड भी वही थे। उस समय मुख्य रूप से 4 दारोगा थे जो STF में भी थे और थाना प्रभारी भी हुआ करते थे। तो उसमें थे राजेश शर्मा, अतनु दत्ता, अमरिंदर झा और अखिलेश कुमार। ये चारों थे और उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी थे, जिसमें यहाँ 3 युवक की हत्या की गई थी। 3 युवक को इनकाउंटर का रूप दिया गया था। लेकिन उसमें जो एक अनीता की माँ, जो अनीता कुमारी है, जिनका बेटा मनीष कुमार था, उनका साफ साफ कहना है कि मेरे घर से उठा करके ले गया और कल होकर के पता चला जो मारा गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय भी राजेश शर्मा अराजक स्थिति में था। राजेश शर्मा का इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि जो चाहता था वही करता था। तो वैसे अधिकारी आज भी जैसे वहाँ आरा में जा कर के फिर वही रूप दिखाए, जो आत्मसमर्पण करने वाले युवक को इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर ही किया नहीं, उसमें तो बाद में आरोप है जो गोली, मतलब गाड़ी में पुलिस वाहन में भी गोली मारी गई और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह के अराजक अधिकारी पर सिर्फ FIR कर देना कोई निदान नहीं है। वैसे लोगों को बर्खास्त कर करके उनको आजीवन सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि फिर से ऐसी घटना नहीं घटे। अब सवाल यह उठता है कि MIT में जब मानवाधिकार आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, जो मानवाधिकार आयोग का रिपोर्ट बतला रहा है, उस रिपोर्ट के अनुसार साफ तौर पर इन चारों दरोगा राजेश शर्मा, अतनु दत्ता, अखिलेश कुमार और अमरिंदर झा, इनको दोषी करार दिया गया है। तो क्या मतलब उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए? तो उसमें पुलिस कार्रवाई करने के बदले उसको पुलिस जो है से बचा देती है। और मतलब जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उस जांच में फिर पुलिस उन लोगों को जो आरोपित थी, चारों जो थाना प्रभारी थे उस समय, STF के जो सदस्य थे यहाँ, उनको बचा दिया जाता है और फिर उनका प्रमोशन हो जाता है। तो इसी तरह जो आरोपित है, गलत काम करने वाले हैं, उनको अगर प्रमोशन देते रहिएगा तो इस तरह की आरा ऐसी घटना घटती रहेगी। उसमें और भी एक राजेश शर्मा भी घेरे में आ गए, लेकिन उनके साथ मुजफ्फरपुर MIT जो इनकाउंटर नाम, MIT इनकाउंटर नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए MIT के करीब इनकाउंटर हुआ था, तो इसलिए MIT इनकाउंटर उसको नाम लोग दिया गया था, ये MIT इनकाउंटर है। तो उसमें जो शामिल और लोग थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए, उनको भी निलंबित और बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि आगे पुलिसकर्मी इतनी बेकाबू नहीं हो और इस तरह की अराजकता की स्थिति नहीं बने। हमने MIT इनकाउंटर में जो पीड़िता हैं, जो मनीष, उनकी जो माँ है अनीता देवी, उनको हमने स्टूडियो में बुलाया था और किस तरह से वो स्टूडियो में उस घटना को याद करके फफक पड़ी थी। और वहाँ अगर हम देखें तो जो भरत तिवारी हैं, उनकी माँ भी जो है वो लगातार जो है वो रो रही हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं। ऐसे में लगता है कि ये दोनों जो माँओं की कल्पन है, इनकी आंसुओं की जो आह है, वो लगता है कि इस जो पुलिस हैं SDPO राजेश शर्मा, इनका जो मामला फिर से उठा है और फिर से FIR इनके ऊपर किया गया है। लगता है कि दोनों माँओं की आंसुओं की आह लगी है।
देखिए, यह तो अलग बात है। जो दो माँ है, माँ का बेटा से कितना प्रेम होता है, किस तरह से वो जन्म देती है, किस तरह से कितने दिनों तक गर्भ में रखती है, तो माँ ही होती है। तो माँ को तो होगा ही, इसका कहीं ना कहीं कोई असर तो होगा ही। लेकिन अब सवाल सिर्फ माँ तक ही नहीं है, और पूरे बिहार की बात है, देश की बात है कि और भी माँ इस तरह से माँ को भोगना नहीं पड़े। इसलिए जो भी इस तरह के अराजक पुलिस अधिकारी हैं, उन पर भी जो है FIR मतलब जो हत्या का प्राथमिकी दर्ज करके उन्हें भी सरकार को सज़ा दिलाने की ज़रूरत है। और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनको भी चाहिए जो आप निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्षता पूर्वक जांच करके फिर से MIT प्रकरण की जांच करें। मामला रफा दफा हो गया, इससे क्या? आप जब वहाँ कांड हो रही, वहाँ न्यायिक जांच की बात चल रही है, वहाँ हाई कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात आ रही है, तो उसी हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे MIT प्रकरण की भी जांच हो, और उसमें भी जो मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखा जाए कि किस तरह से मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक एक बिंदु पर पुलिस की रिपोर्ट को, पुलिस के अनुसंधान को धज्जी उड़ा करके रख दिया और उसे साबित कर दिया है निश्चित रूप से हत्या का मामला है, इनकाउंटर का मामला कहीं से नहीं बनता है। तो इस तरह की बात है तो सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए, पुलिस पदाधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। जी हाँ, पुलिस के मुखिया हैं, उनको गंभीरता से लेकर के उसकी भी जांच करानी चाहिए, और ऐसे अधिकारी की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। आप संपत्ति जांच होने के बाद आपको पता चल जाएगा इन लोगों ने किस तरह से अराजकता फैलाया है, और जिस तरह से अपराधियों के नाम पर लोगों को दोहन किया है, उससे यह भी खुलासा हो जाएगा कि इन लोगों ने, राजेश शर्मा जैसे लोगों ने कितनी अकुत संपत्ति भी अर्जित की है। इस पर भी जांच होने की जरूरी है, न कि सिर्फ सजा तक ही सीमित रह जाने की जरूरत है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि इनकी संपत्ति की जांच हो। तो कई सारे हम कोई भी नेता हैं, अभिनेता हैं, हम देखते हैं कि ईडी तुरंत जो है वो वहाँ पर रेड करती है, और तब वहाँ के बारे में पोल खुलता है कि कितनी कितनी संपत्ति जब्त हैं। पुलिस अधिकारियों के मामले में क्यों ईडी इतनी शिथिल पड़ जाती है, ये सोचने वाली बात है। और एक बात जो आपने पहले भी कही थी कि पुलिस अफसरों के ट्रेनिंग और उनकी मानसिक, क्योंकि अगर फौज या पुलिस जो विभाग हथियार से, अपराधियों से डील करती है, तो फौज में तो ये नियम है कि वो समय समय पर जो है वो साइको एनालिसिस करते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं, ताकि उनके ऊपर जो जड़ता है अपनी ट्रेनिंग की या जिस तरह के परिवेश में वो रहते हैं, उससे वो अपने आप को बचाए रखें और एक स्वस्थ तरीके से जो डील कर सकें। आपको लगता है कि पुलिस में कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही देखी जाती है जिसकी वजह से ऐसी अराजक हो जाती है? जी, निश्चित रूप से। देखिए, पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पुलिस के ऊपर। आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस के ऊपर है। लेकिन वही पुलिस अगर अराजक हो जाए, सुरक्षा के बदले अगर अराजकता फैला दे, लोगों का दोहन शोषण करे, तो इस स्थिति में समाज में एक भय क्रिएट हो जाता है। आप देखते होइएगा कि अभी पुलिस के प्रति लोगों को कितना भरोसा है, बार बार पुलिस पर अब लोग हमला कर देते हैं। आखिर क्यों? पुलिस पर से धीरे धीरे विश्वास हट रहा है। विश्वास क्यों हट रहा है? ये पुलिस सिर्फ दोहन के लिए, शोषण के लिए लोगों पर दबाव डालती है, मतलब उनको परेशान करती है। अपराधी तो बहुत सारे हैं, अपराधियों को इनकाउंटर करें ना। आप अगर इतना सारा रोज़ रोज़ आपराधिक घटनाएं घट रही है, आखिर क्यों? उसमें पुलिस कहाँ चली जाती है? कहीं न कहीं वह पुलिस के संरक्षण में वो अपराधी होता है, जिसके कारण वह इतना अराजक होकर के इस घटना को अंजाम देता है। अक्सर यह देखा जा रहा है। तो पुलिस को चाहिए कि वास्तविक में जो अपराधी है उसको ढूंढे। अगर वह पुलिस पर वार करता है तो उस समय पुलिस इनकाउंटर करे ना, उसके लिए सरकार छूट दी है ना। कि पुलिस को यह इसलिए छूट दी है कि जो उनकी बात को नहीं माने, उनके विरुद्ध अगर उनकी अराजकता के विरुद्ध आवाज़ उठाए, खड़ा हो जाए, उनके जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध करे, उसको दबाने के लिए पुलिस नहीं है, उस पर इनकाउंटर करने के लिए पुलिस नहीं है। तो इसलिए पुलिस को निश्चित रूप से गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा जो आप इसी समाज से निकले हैं, इसी समाज से पढ़े हैं, इसी समाज में जन्म लिए हैं, तो और समाज के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। न कि आपको अराजक होकर के लूटने की जिम्मेदारी दिए गए हैं। आप लूट खसोट में और अपने तानाशाह में बने रहिए, या अंग्रेजों की सत्ता नहीं है।
यह भारतीय की सत्ता है, यहाँ भारत की जनता की सत्ता है और भारत की जनता के पैसे से आपको पेमेंट जैसे मिल रहा है, आप उस पर नौकरी कर रहे हैं, तो आप इनकी सुरक्षा की बात कीजिए, इनकी देखभाल की सुरक्षा की बात कीजिए, न कि आप अराजक हो जाइए। अगर अराजक होइएगा तो लोग सड़क पर जब उतरेंगे तो इसमें फिर आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए पुलिस प्रशासन सरकार सबको मैं फिर से कहता हूँ, आत्मचिंतन करने की ज़रूरी है, गंभीरता से मुद्दे को लेने की ज़रूरी है, ताकि समाज में सामंजस्य बने रहे और समाज के लोग भी संयम बना करके रखें और सैद्धांतिक रूप से, नीतिगत रूप से, संवैधानिक रूप से जो पुलिस की गलत नीति है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं और विरोध निश्चित रूप से करें। एक इस मुद्दे पर थोड़ा सा विश्लेषणात्मक मैं आपसे जवाब चाहूँगी कि आप सोचिए कि 2 दशक बीत गए, 2007 के बाद ये 2026 है, 2 दशक बीत गए, लेकिन पुलिस अधिकारी का नाम, राजेश शर्मा का नाम 2 केसेस में 2 अलग अलग जगहों पर लगभग एक तरह की घटनाएं, और ये सवालिया निशान उठाते हैं कि 2 दशक हो गए। लेकिन चलिए, मुजफ्फरपुर MIT का मामला तो दब गया था, एक भरत को अपनी जान गंवानी पड़ी एनकाउंटर में, तब जाकर के ये मामला उठा है। इस तरह से तो बहुत सारे एनकाउंटर्स पे सवाल उठेंगे। आप इस बारे में अगर इस 20 वर्षों, 2 दशकों का अगर आप एनालिसिस बता सकें। देखिए, भरत का मामला यह था, जो भरत सामाजिक कार्यों में लगा रहता था, समाज में वो भी पिछड़ी, अति पिछड़ी गरीबों की आवाज़ बन करके वो खड़ा हुआ था, और उसमें जब देखा जी इस व्यवस्था में उनकी बातें नहीं चल रही है, तब उसने गलत निर्णय लिया। भरत ने गलत निर्णय लिया जो उन्होंने हथियार उठाया, लेकिन वह गलत निर्णय क्यों लिया उसके पीछे की भी जांच होनी चाहिए ना। आखिर इस तक की कौन सी परिस्थिति आई जो उतावला हो गया, अपना आभूषण बेच करके वह हथियार खरीद लिया। तो उस समय ही पुलिस को गंभीर होने की ज़रूरत थी, उस समय ही जो सत्ता में हमारे काबिल लोग हैं उनको गंभीर होने की ज़रूरत थी, और उस पर निश्चित रूप से सोचने की, विचार करने की और जांच की ज़रूरत थी कि आखिर इस तरह से युवक उठ क्यों खड़ा हो रहा है, मतलब सत्ता के, मतलब शासन प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए हथियार उठा रहा है। तो ऐसा नहीं जो कोई और भी युवक इस तरह की हथियार उठाए, तो निश्चित रूप से इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। और आप जो दशक की बात कर रहे हैं, तो दशक में जो भी हुआ, पुलिस के ऊपर बार बार उंगलियां उठती आई है और पुलिस इस तरह के कारनामों के लिए चर्चा में रही है। पुलिस इस तरह के काम करती आई है। पुलिस में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं जो एकदम निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। ऐसा नहीं है जो पुलिस में सब अराजक ही हैं, पुलिस में काम करने वाले लोग भी हैं। लेकिन पुलिस एक जो अत्याधुनिक जो युग आ गया है, जिसमें अर्थ युग आ गया है, उसमें अर्थ कमाने के चक्कर में पुलिस कोई भी दिशा में भटक जा रही है। तो ये भ्रष्टाचार भी मतलब एक बड़ा मुद्दा है, जिस भ्रष्टाचार में एक पुलिस ही नहीं, अन्य अधिकारी भी, नौकरशाह, हम तो बार बार बोलते हैं जो नौकरशाह भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो गए हैं, जिसके कारण यह धीरे धीरे अराजकता की स्थिति है। लोग ऊब चुके हैं। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, जाइए किसी ब्लॉक पर खड़ा होकर के देखिए कि किस तरह से लोग अपनी कामों को लेकर के लगातार दौड़ रहे हैं, पीड़ित हैं, रो रहे हैं, करा रहे हैं, कई दिनों से, ऐसे महीनों सालों से दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं होता है। उसी के कारण भरत जैसे लोग उठ करके खड़े हुए हैं। अगर जब भरत जैसे लोग उठ करके खड़े हुए हैं तो सरकार भी जागी है, और सत्ता जो प्रशासन के बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी लगा है कि कहीं न कहीं पुलिस गलती कर रही है, प्रशासनिक स्तर पर चूक है, जिसके कारण उन्होंने FIR के आदेश का निर्णय लिया है। लेकिन यह FIR का आदेश ले करके सिर्फ FIR करके उसको लीपापोती कर दे तो फिर स्थिति जस की तस होगी। उसमें सज़ा सुनाना जरूरी है। अगर FIR हुआ है तो अब तक उनको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। अब तक अन्य मामलों में जब अब हत्या का मामला है, लोगों को दूसरे को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो पुलिस के अधिकारी हैं तो क्या हो गया, उन पर भी हत्या का मामला दर्ज हुआ तो उनको भी अब तक गिरफ्तार करके जेल में उनको भेज देना चाहिए, और उसके बाद जांच होनी चाहिए। उस जांच के बाद जो रिपोर्ट आता है उस पर और कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह एक सत्ता शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी सीख है। यह सीख लेने की ज़रूरी है, नहीं कि फिर से इसमें MIT के घटना की तरह उसे लीपापोती करने की ज़रूरी है। मैं तो फिर से कहूँगा कि MIT प्रकरण की भी फिर से जांच हो। यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो MIT प्रकरण में मारे गए वो अपराधी थे नहीं थे, वह अलग की बात है,
लेकिन उसमें घर से उठा करके आप इनकाउंटर कर रहे हैं, घर से उठा करके तो आतंकवादियों को इनकाउंटर नहीं किया जाता है। आप आतंकवादी भी अगर सरेंडर कर दिया जाता है तो उन्हें सज़ा दिलाई जाती है। आप नक्सली भी जो है से सरेंडर कर जाते हैं तो उन्हें सज़ा दिलाई जाती है। न क्या, और नक्सली को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्हें फंड दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें तो आपने कह दी, लेकिन एक बात जो अभी आरा एनकाउंटर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है कि भरत तिवारी के बारे में बार बार एक बात कही जा रही है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो ये बात, आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत तेज़ी से कोई भी बात जो है वो फैल जाती है। मेरे बारे में भी अगर कोई कुछ कह दे तो वो बड़ी आसानी से फैल जा सकता है। जब कोई किसी की मृत्यु हो गई है उसके बाद तो कम से कम संवेदनशीलता रखनी चाहिए, कम से कम प्रशासन की तरफ से तो इस तरह की जो विक्षिप्त वाली स्टेटमेंट है ये नहीं आनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? अब देखिए, प्रशासन के लिए कोई भी स्टेटमेंट देना अपने बचाव में, पुलिस या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है कोई भी स्टेटमेंट आनन फानन में दे देते हैं, फिर उसके बाद मुकरते हैं। अब इसी में देखिए, जो पहले रिपोर्ट आई जो ठीक है इनकाउंटर हुआ है, फिर अब बदल रहे हैं जो पुलिस से चूक हुई है, पुलिस दोषी है, तब जा करके एफआईआर करते हैं। लेकिन हो सकता है फिर इसे एफआईआर के बाद कुछ दिनों के बाद फिर सबको बरी कर दे, सब फिर को बचा दे। जैसे एमआईटी प्रकरण में भी बहुत दिन तक मामला खिंचाया था, डीआईजी ने डीजीपी को जो पत्र लिखा था उसमें सारी पोल खोल करके रख दी थी, एक एक बिंदु पर बताया था कि या कहीं से इनकाउंटर नहीं दिख रहा है, इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं चूक है। लेकिन फिर उसमें क्या हुआ कि रफा दफा कर दिया गया और उसको फिर जो पुलिस पदाधिकारी इनकाउंटर में थे उनका प्रमोशन हो गया। तो इसी रूप से पुलिस और प्रशासन के लोग आनन फानन में कोई भी बयान दे देते हैं, तो उसी में अगर विक्षिप्त कर रहे हैं तो अगर विक्षिप्त का सर्टिफिकेट किसने दिया, किस डॉक्टर ने उनका इलाज किया था और किस पुलिस पदाधिकारी ने उनको ले गया था इलाज कराने के लिए, यह क्या बात है, इसका भी प्रमाण देना चाहिए। अगर वो विक्षिप्त है तो प्रमाण देना चाहिए कि किसने उसको जैसे विक्षिप्त घोषित किया था। तो उसमें पुलिस कुछ भी बड़बोलेपन में बयान दे देती है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। बचाव में कुछ भी पुलिस करती है तो यही तो पुलिस की अराजकता है, जिसके कारण जैसे समाज में जो किस तरह से पुलिस के प्रति गुस्सा मतलब फैल रहा है, कैसे लोग पुलिस के प्रति अब आक्रोशित होकर के पुलिस पर हमला भी बोल रहे हैं। बार बार आप देखते होइएगा, जब भी पुलिस शराब की छापेमारी को लेकर के जाती है तो पुलिस पर हमला बोल दिया जाता है। फिर पुलिस जो है 100-200 लोगों पर केस करती है। फिर केस करने के बाद पुलिस क्या करती हुई आपने सुना है, जो पुलिस पर हमलावर है उसको कोई सज़ा हो गया हो? कोई सज़ा नहीं। फिर अर्थ की सज़ा है, फिर अगर वो अर्थ दे दिया फिर उसका सज़ा मुक्त हो जाता है। तो पुलिस को इस तरह से अराजक होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को गंभीरता से लेना होगा। सत्ता में बैठे लोगों को भी सोचना पड़ेगा, प्रशासन के लोग को भी, बड़े अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा। भाई इस तरह से अराजक बयान नहीं दीजिए। आज देखिए ना, ऋषु सूरी का मामला है, कुछ दिन में वो दब जाएगा। इतने बड़े घोटाला की बात आ रही है लेकिन कुछ नहीं होगा। हर घोटाला के बाद पर्दा, जैसे अगर कोई इसमें कोई बड़े पदाधिकारी फंसते हैं तो तुरंत मामला रफा दफा हो जाता है, कुछ दिन के बाद चर्चा में रहता है, फिर नया कोई मामला आ गया उसमें मामला दब जाता है। तो इसी तरह की बात है। आज तो हम कह रहे हैं जो राजेश शर्मा की संपत्ति की जांच होते, देखिए कुछ संपत्ति की बात सामने आ सकती है, संभव है। तो इस तरह जो अधिकारी मतलब अराजक हो रहे हैं उनकी संपत्ति की भी जांच होनी, उस पर सज़ा भी होनी चाहिए। और कुछ भी बयान दे दे यह तो हास्यास्पद है। तो ईडी की जो जांच है वो पुलिस और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं अगर उनके घर पर भी हो तो शायद जनता को भी मन में जो है वो थोड़ा सा भरोसा जगेगा जो हमारी कानूनी सिस्टम व्यवस्था है इन सब के ऊपर। क्या कहेंगे आप? देखिए ना, अब जितने भी आप ज़मीन की बात लीजिए ना, जो भूमि है, पहले ज़मींदार लोग हुआ करते थे, उनके पास जैसे भूमि थी तो सीलिंग एक्ट चला था, उनके ज़मीन का वितरण कर दिया गया था। अब कहाँ वो सीलिंग एक्ट गया? अब जो भी ज़मीन है या तो जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं उनके पास उनकी पत्नी, बच्चे और उनके संबंधियों के नाम से चले गए हैं, या जो राजनेता है उनके पास वो संपत्ति जा रही है। ज़मीन किसी न किसी रूप से हड़प करके लोग वो ज़मीन कब्जा कर। अब सीलिंग एक्ट कहाँ है? तो यह भी एक अराजक की स्थिति है। यह भी एक दिन विस्फोट का रूप ले सकता है। जो ज़मीन कहाँ जा रही है, उस ज़मीन के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज नौकरशाहों के हाथ में न तो राजनेताओं के हाथ में वह ज़मीन है, और कहाँ अब ज़मींदारी प्रथा नहीं है और आम लोगों के पास अब ज़मीन है कहाँ। ज़मीन धीरे धीरे उसका किसी तरह से ले करके और उन लोगों के सत्ता के पास जैसे ज़मीन जा रहा है, अधिकारियों की और सत्ता में बैठे लोगों के पास वह ज़मीन मतलब जा रहा है, उसकी जाँच क्यों नहीं हो रही है? तो ये तमाम बातें हैं और जिस तरह से ये दो माएँ हैं
कोई मैं 2 माह का रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक एमआईटी का मामला बार-बार उठ रहा है। अभी जब से ये आरा वाली जो घटना हुई है और उसमें जिस तरह से भरत तिवारी की माँ को बिलखते हुए हमने देखा, तो उसी तरह से एमआईटी के जो मनीष थे, उनकी भी माँ जो है फर्स्ट लुक बिहार के स्टूडियो में आई थी और किस तरह से वो भी उस दिन को याद करके बिलख पड़ी, क्योंकि उनके मन में वो सारे दुख फिर से जीवित हो गए जो उन्होंने 19 साल पहले झेले थे। किसी और माँ को ये दुख ना झेलना पड़े, इस वजह से कार्रवाई जल्दी से हो और जो पुलिस और बड़े-बड़े अधिकारी हैं, बड़े-बड़े मंत्री हैं, उनके ऊपर भी अगर ईडी अपना हाथ डाले, सीबीआई अपना हाथ डाले, तो शायद जनता फिर से इस सिस्टम पर भरोसा करने लगेगी। इसी आशा के साथ हम इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।